हाँ, तो आज का वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त नोट्स अपन ने बना लिए हैं। अगर आपने सारे नोट्स याद कर लिए तो एग्ज़ाम में कुछ भी बाहर से नहीं जाने वाला। हाँ, इनके क्वेश्चन जो फॉर्म है, थोड़ी सी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो टेस्ट लेना था एक तरीके से, तो टेस्ट बना दूंगा जिसमें पहले एक टेस्ट लेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस का, ठीक है। वो वीडियो डाल दूंगा पूरा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंदर हो जाएंगे, एक ही वीडियो के अंदर वो काम हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर का जो नोट्स के अकॉर्डिंग है, ये चैप्टर अपना वीडियो लास्ट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो आज का, तो ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये है ज्यूरिडिक्शन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं, शक्तियां या फिर कार्य, एक ही बात है, तीनों नाम में से कोई भी नाम आ जाए तो उसका आंसर जो मैं आज लिखवाऊंगा वो पूरा होगा। और 100% इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं आया, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और हमें भी नॉलेज करना चाहिए, हमें भी ये पता रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या काम है उसके। आगे फ्यूचर में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला काम है इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। अब इस ओरिजिनल को फिर दो वर्गों में कैटेगराइज किया है, दो इसके वर्ग बनाए हैं दो। पहला ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन और दूसरा ओरिजिनल कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दो वर्ग हैं, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। जबकि पॉइंट एक ही, उसी फर्स्ट के दो पॉइंट है। मेरी बात को ध्यान सुनना। पहली शक्ति है, उसके दो पार्ट है, पहली पावर। अब आराम से पढ़ते हैं अपन इसको। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन। इट मीन्स फॉर दोज कॉन्फ्लिक्ट्स विच कैन बी ओनली वन हेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है। इस नाम का मतलब एग्जाम में आ सकता है और आया भी है कि ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन, यानी कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय क्या है, मीन क्या है 1 मार्क्स में। तो आपको ये बताना है कि इसका मतलब ये है कि वो इन जो विवाद, ऐसे विवाद होते हैं जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। मतलब ऐसे विवाद, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जिनकी सिर्फ और सिर्फ सुनवाई हेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही सुनवाई की जाती है, बाकी कहीं पर नहीं की जाती। ऐसे विवाद सारे इस अधिकार के अंदर आ जाते हैं। अब आपको ये जानना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, हाई कोर्ट में सुने नहीं जाते। भाई हमारे कोर्ट दो हैं, हालांकि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, वो आगे बताऊंगा जब अपने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं, जो बड़े हों, बड़े विवाद देखे जाते हैं। लेकिन ये वाला जो, इसमें कौन कौन से विवाद आते हैं जो डायरेक्ट उसी में सुने जाते हैं, वो आज समझने वाले हो आप। 3 विवाद ऐसे हैं। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन। और फिर बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कुछ ना पूछ के इतना सा पूछ लेगा कि ऐसे कोई 3 विवाद या ऐसे कोई 3 क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट्स बताइए जो सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। पहला, कंट्रोवर्सी अराइजिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट। यानी कि ये पहला ये है कि अगर कोई भारत का किसी अन्य राज्य के साथ, चाहे वो राजस्थान के साथ, चाहे वो पंजाब के साथ, चाहे वो हरियाणा के साथ, जैसे हमारा इंडिया देश यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई इंडिया से मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट की बताता हूँ आपको, अभी एक बिल लेके आए किसानों के लिए, तो उसका विवाद चल रहा है अभी। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा के अंदर उनका बहुत ज़्यादा विवाद, अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। तो ये हो गया एक स्टेट के बीच में, एक गवर्नमेंट के बीच में, एक देश के बीच में विवाद हो गया। ऐसा इशू सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। दूसरा, कंट्रोवर्सी अराइजिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है संघ, केंद्र शासित प्रदेश। भारत की सरकार, ध्यान समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी स्टेट या फिर कोई यूनियन टेरिटरी, इनके बीच में कोई विवाद चल रहा हो, यानी कोई संघ क्षेत्र, जैसे कि अपना अभी लद्दाख वगैरह बने थे, नहीं, जम्मू कश्मीर के 2, ठीक है। तो अगर उनका विवाद चल रहा हो हमारे गवर्नमेंट के साथ या हमारे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। हिंदी वाले साथ समझ रहे हो ना? यानी भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, या फिर पहला तो भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, तीसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद। हाँ, ये भी है।
कोई एनी डिस्प्यूट emerged आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स बिटवीन टू स्टेट एंड मोर देन टू, कोई दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई संवैधानिक विषयों के संबंध में कोई विवाद हो गया हो, कोई ऐसा कोई बिल पास कर दिया हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधान से रिलेटेड हो, और फिर 2-3 राज्यों के बीच में उसका विवाद हो गया हो, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ये तीनों आपको अलग अलग याद करने हैं। सेकंड पॉइंट हिंदी वालों के लिए मुश्किल है तो ईजी बना देता हूँ कि भारत सरकार का, इतना से भारत सरकार का संघ राज्य क्षेत्र के साथ, इजी बना सकता हूँ आपको, तो भारत सरकार का केंद्र शासित प्रदेश लिख लो इसको, केंद्र शासित प्रदेश, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इजी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेकंड पॉइंट हिंदी वाले ठीक कर लेंगे। भारत सरकार का केंद्र शासित प्रदेश के साथ विवाद। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बीच का और हमारी सरकार के बीच का कोई अगर विवाद हो, या फिर कोई राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में भी हो, तो भी आप इतना से लिख दोगे तो भी सही होगा, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। तीनों समझ में आ गया। ये तो था अपना फर्स्ट ओरिजिनल यूनिक जुरिडिक्शन, जिसके अंदर 3 है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। फिर 2 है ओरिजिनल कॉन्कर्ड जुरिडिक्शन। देखो ये कॉन्कर्ड का मतलब होता है समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर्ड लिस्ट। तो देखो इसका मतलब ही वो होता है राज्य प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट प्लस केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब राज्य, दोनों एक साथ। बहुत ईजी है कि जैसा नाम है वो इसका आंसर है कि वट एवर द डिस्प्यूट। अच्छा थोड़ा बता दूं मैं आपको, देखो हालांकि सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास वाली पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये एक ऐसी पावर है जो हाई कोर्ट के पास भी है, क्योंकि नाम में कॉन्कर्ड है ना, और राज्य के अंदर हाई कोर्ट होता है और अपना सुप्रीम कोर्ट तो मेन है ही। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है, वो चाहे जहां अपनी इस प्रॉब्लम्स को लेके ले जा सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, ये तो ओनली सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये दोनों के पास है। आप जहां जाओगे तो हाई कोर्ट में भी आपको सुना जाएगा इस वाले केस को, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जाएगा। जैसे कि वॉट एवर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द, लेकिन रिलेटेड किसका होना चाहिए? फंडामेंटल राइट का, मतलब अपने मूल अधिकारों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे, हमें जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, पढ़ने का अधिकार, भाषा का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, शांति के साथ रैली करने का अधिकार, ये बहुत सारे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास। तो इन मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हो आपके साथ, तो उसको अपन हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं जो स्टेट के अंदर होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, दोनों जगह सुनी जाएगी। लेकिन ओनली फॉर इशू क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मौलिक अधिकारों का। समझ में आ गई? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट कैन बी प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, या फिर मे बी ब्रॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। चाहो तो सबसे पहले हाई कोर्ट में ले जा सकते हो आप, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी इस बात को सुना जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं वे चाहे तो पहले आप किसी राज्य के उच्च न्यायालय में ले जाओ, या फिर चाहे तो आप सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप मैंने बहुत ईजी समझा दिया आपको। अच्छे से समझना, नोट्स बनाना, साथ के साथ पढ़ना। एसएसटी को बहुत बार पढ़ोगे तब जाके लर्न होगी, ठीक है? ओके। ऐसे नंबर सेकंड है अपीलीय जुरिडिक्शन, ठीक है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द, ध्यान सुनना, डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, मतलब जो उच्च न्यायालय हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। आपने सुना होगा कि फलां ने या फलां साहब ने हाई कोर्ट का केस जीत लिया, कि हाई कोर्ट में तो हम जीत गए। फिर वो जो हारने वाली पार्टी है, भाई जीतने वाला तो क्यों जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हारने वाला उस अपील को सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, दरवाज़ा खटखटा सकता है, क्योंकि उसे ऐसा क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। तो ये वही वाली पावर है इसके पास कि हाई कोर्ट के खिलाफ, चाहे कोई सा भी राज्य का आदमी हो, कोई सा भी केस हो किसी भी स्टेट का, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन ले सकता है अगर उसको गलत लगेगा तो, ठीक है? ऐसा मान लो कि हमारे पास ही पावर है, कोई हमारे साथ कोई केस चल रहा हो तो हम पहले हाई कोर्ट में लड़ेंगे उस केस को। सपोज हाई कोर्ट में अगर अपन जीत गए या फिर अपन हार गए तो अपन उसी को
जो जीतने वाली पार्टी उसको अपन चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, फिर अपन वहाँ पर केस फिर लड़ा जाएगा। हाँ, बेसिकली लगभग जो हाई कोर्ट में केस जीत लिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट में उसी के पक्ष में जाता है लगभग, लेकिन फिर भी 1-2% ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर कोई गलतियाँ रह गई हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जीतेगा वो वैलिड होगा, हाई कोर्ट को नहीं माना जाएगा फिर। ठीक है, ये बेसिक बात। अब इसके भी 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, यानी कि इस क्षेत्राधिकार के भी उसके सुप्रीम कोर्ट के पास में 4 पावर है, 4 तरह की है। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द हाई कोर्ट प्रूव्स दैट देयर इज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड इन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द अपील ऑफ द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टू। यानी कि संवैधानिक है पहला, संविधान का अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, साबित कर दे कि ये जो विवाद है ये संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर, तो फिर उच्च न्यायालय की बात को या उच्च न्यायालय की अपील को सर्वोच्च न्यायालय सुन लेगा। मेरी बात समझ गए? यानी कि कोई संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, हाई कोर्ट ये कह दे कि इसमें तो संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं नहीं सुनवाई करूंगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को सुन लेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। नंबर 2 है सिविल। बाय द, देखो पहले इस सिविल की थोड़ा हिस्ट्री समझो। हिस्ट्री ये है, सिविल का मतलब दीवानी होता है। इसका मतलब ये है कि पहले 20,000 तक की एक शर्त रखी गई थी कि कोई अगर 20,000 तक का केस है, मतलब दीवानी का मतलब पैसे टकों का मामला है, 20,000 तक की कोई चोरी हुई हो या फिर जो भी मतलब ऐसा कोई मामला हो रुपयों का, तो 20,000 से धनराशि फिक्स कर दी थी कि 20,000 रुपये से अगर कम है तो फिर यहाँ पर नहीं, 20,000 तक के 20,000 से ऊपर की जो भी कोई राशि का मामला होगा उसको इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन इस बात को फिर चेंज कर दिया, इसलिए अपन को वहीं से लिखना है जो अभी हैं। तो बाय द 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1973, ध्यान रखना 30वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, अलग से पूछा जा सकता है। उसमें आर्टिकल है 133 is amended by removing the limit of ₹20,000, determining that all the civil dispute are applicable in the Supreme Court। अब ये कर दिया कि 20,000 की राशि को हटा दिया, अब 20,000 से नहीं, कितनी भी कोई भी दीवानी मामला हो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकेगा। अब कोई पैसे फिक्स नहीं है। 1973 में 30वां संविधान संशोधन हुआ था, उसका आर्टिकल अनुच्छेद 133 ये कहता है कि संशोधन धनराशि 20,000 को हटाते हुए ये फिक्स कर दिया कि अब सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। थर्ड, क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब हिंदी में होता है फौजदारी। पहला, इसमें 3 पावर है कि उच्च न्यायालय के ने अगर क्या क्या कर दे तब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पहली बात तो ये कि अगर उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो। ध्यान रखना कि हुआ क्या, द अक्यूज्ड हैज़ बीन अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाय हाई कोर्ट आफ्टर ओवर रूलिंग ऑफ द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट वाइल द लोअर कोर्ट हैड ऑलरेडी एक्यूटेड द क्रिमिनल। यानी कि कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उसको उच्च न्यायालय ने नीचे, उच्च न्यायालय जो होता है उसके नीचे भी न्यायालय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे नए चैप्टर में। उस न्यायालय ने अगर किसी को मृत्युदंड दिया था लेकिन फिर नीचे वाले न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर हाई कोर्ट है, उसने कोई डिसीजन दिया, किसी बंदे को मृत्युदंड दे दिया, मृत्युदंड का मतलब उसको मौत की सजा दे दी, लेकिन फिर वो नीचे कोर्ट ने क्या करा, उस मृत्युदंड को कैंसिल करके उसको बरी कर दिया, तो फिर वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुन लिया जाएगा। एक। दूसरा, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। उच्च न्यायालय के नीचे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह था, उसमें कोई किसी का केस चल रहा था, तो उस नीचे वाले ने क्या करा, नीचे वाले से केस हाई कोर्ट ने ले लिया, उस नीचे वाले से केस हाई कोर्ट ने ले लिया और हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, तो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्योंकि वो जो क्रिमिनल है या फिर जो भी है वो गुनहगार, वो ये सोच रहा है कि मैं नीचे वाले कोर्ट में क्या पता जीत जाता, इसने मेरे केस को हाई कोर्ट में क्यों ले लिया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी भी। यानी दैट हाई कोर्ट हैज़ अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड बाय हियरिंग द केस ऑलरेडी फिल्ड इन अ लोअर कोर्ट। समझ पा रहे हो? तब भी। तीसरा, इफ द हाई कोर्ट प्रूव्स दैट द केस इज़ एप्लीकेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, या फिर ये कर दे कि उच्च न्यायालय साबित कर दे कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य हैं, तो भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसकी अपील हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग पढ़ना है इसको।
ये अपन ने अभी तक 3 पढ़ ली, इसी का चौथा एक पॉइंट और है, सेकंड का फोर्थ पॉइंट, वो अपन अभी कर लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका, मतलब सेकंड का फोर्थ पॉइंट। ठीक है, वो स्पेशल पावर है एक अलग तरीके की। वो ये कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 135, आपको आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, जैसे पिछले 132 था, इसमें 135 135। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू परमिट फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी अदर इंडियन कोर्ट एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि सैनिक न्यायालय अलग है, डिफरेंट है, ध्यान रखना। विशिष्ट अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया जाता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दें। ये 135 ऐसी परमिशन देता है। अब उनको विशिष्ट पावर है, अलग से पढ़नी है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर दी जाती है 135 के अनुसार कि आप सैनिक न्यायालय को छोड़ के, ठीक, क्योंकि सैनिक न्यायालय वाली बातें सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है, उसको छोड़ के आप किसी भी न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी वो सैनिक न्यायालय को छोड़ के। ये बात इसके अंदर है, सिंपल। अब ये दो पूरे पॉइंट कंप्लीट हो गए। नंबर 3 पॉइंट, अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, यानी कि अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास। अपन पढ़ क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के सारी पावर है, ये ध्यान रखना। मिलिट्री कोर्ट की पावर उसके पास में नहीं है। सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपना क्या बोलते हैं, डिसीजन दे सकता है, सैनिक न्यायालय में नहीं। ठीक है, ओके, उनका अलग अलग सिस्टम होता है हमारे आर्मी का। अब इसके बाद नंबर 3 ये जो पॉइंट है वो बोल देता हूँ मैं। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट में आर्टिकल 136, ध्यान रखना 136 है ये। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी ये अधिकार प्राप्त हैं कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ की अपील की अनुमति दे सकता है। ये डिट्टो वैसा ही जो विशिष्ट पावर 135 में दे रखी है ना, स्पेशल पावर, बस उस जैसा ही है। इसमें क्या है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर ये पावर है कि वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर भी, समझ पा रहे हो, किसी राज्य क्षेत्र के अंदर भी कोई स्टेट जो होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136 द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज़ द अथॉरिटी दैट इट कैन हियर द अपील अगेंस्ट एनी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ऑफ इंडियन स्टेट एक्सेप्ट द मिलिट्री जुरिडिक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इस पावर पर, इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अपनी इच्छा से इस पर कर सकते, उसके पास अधिकार है ये। ठीक है, अगला परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसको आपको यहाँ से लिखना है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ये ऐसा लग जाए, ऐसा प्रतीत हो कि विधि यानी कानून या फिर कोई फैक्ट या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो गया जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांग सकता है, ध्यान रखना। यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट सीम्स टू हैव गोट क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कोई फैक्ट दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस देन ही कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट क्वेश्चन। यानी कि अगर राष्ट्रपति जो ऐसा लग जाए कि यार ये तो एक पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये, तो फिर वो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उसकी एडवाइस यानी कि परामर्श मांग सकते हैं। ये भी एक एडवाइजरी वाला पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ये थी चौथी। और पांचवा है, सबसे बड़ी पावर है, वो है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको अलग से भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 129 के अनुसार आर्टिकल 132 पुट सुप्रीम कोर्ट एट द प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 129 में क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं 129 में क्या है, या फिर अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में है, आ सकता है। ठीक है, ये अपन लिखना 129 वाली बात। इसके बाद लिखना है अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं। ठीक है, मतलब जो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके 2 मीन है। कौन कौन से? देयर आर 2 मीनिंग्स फॉर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पहला, फर्स्ट ये है
कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस एवरीवेयर। सब जगह के एविडेंस की तरह यूज किए जाएंगे, एक प्रमाण, एक साक्ष्य के रूप में यूज किए जाएंगे, और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्राथमिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मतलब कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा जो भी इनका विषय होगा। No question of validity would be raised regarding the passing of these decisions when presented in any court। बहुत बड़ी पावर है। द्वितीय, इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमाननाएं contempt of court के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अगर इनकी बात को नहीं माना गया तो किसी भी तरह का दंड दिया जा सकता है, बड़ा से बड़ा। ठीक है, यानी सेकंड क्या है, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड फॉर द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय दिस कोर्ट। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है छठी पावर, मौलिक अधिकारों का रक्षक। आपको पता है हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, यानी कि सेवियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उनका बचाने वाला रक्षक कौन है? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इसमें तो एक ही लाइन लिख दो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। बस। और लास्ट पावर है सातवीं, संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नीचे यहाँ से लिखना है कि अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 दोनों में पीछे पड़े अपन ने। सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या फिर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाते हैं तो संघीय संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। ये डेफिनेशन, मेरी बात को अच्छे से समझो। पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझा दूंगा। ये यूँ है कि आर्टिकल 131 एंड 132 गिव सुप्रीम कोर्ट द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर्म्ड बाय यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इफ द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव वायलेट the constitution or constitution laws against the fundamental rights, then such law made by the union parliament or the state legislature can be declared illegal by the Supreme Court. This power of Supreme Court is called the power of judicial review। एग्जाम में अलग से पूछ जाता है, what is power of judicial review? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, आंसर बोल रहा हूँ, वापस समझाता हूँ। देखो, आपको पता है कि अनुच्छेद 131 और 132 में सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि वो संघीय यानी कि सेंट्रल यानी यूनियन या फिर राज्य यानी स्टेट, इनके कोई भी जो कानून बनाएंगे उन पर विचार कर सकता है, ये पुनर्विलोकन कर सकता है फिर से। और यदि उसको ऐसा लगे कि जो संसद यानी पार्लियामेंट है या फिर जो विधानसभा यानी विधानमंडल है वो अगर मौलिक अधिकारों को, ध्यान रखना, अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बना रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, कानून लॉ बना रहे हैं, तो ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अवैधानिक घोषित कर सकता है, इलीगल घोषित कर सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है। सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि शॉर्ट में अगर मैं समझाऊँ तो जैसे कोई राज्य ने या फिर संघ ने मिलकर कोई कानून बनाया, मेरी बात ध्यान सुना ना, कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस कानून पर रिव्यू ले सकता है, उसको देख सकता है कि इन्होंने क्या कानून बनाया, और उसको ऐसा सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पढ़ेगा, उस लॉ को पढ़ेगा, फिर उसको ऐसा लग जाए कि यार ये तो कोई फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनके विरुद्ध काम किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, उस बने हुए नियमों को खारिज कर देगा, इलीगल कर देगा, अवैधानिक कर देगा, खत्म कर देगा। समझ पा रहे हो? और इसीलिए ये इसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये 7 पॉइंट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपन ने आज कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से बहुत बड़ा चैप्टर था ये, मैंने बहुत अलग अलग पार्ट वाइज आपको बना के पढ़ाया ताकि ये पता चले कि कौन सी चीज़ क्या। एक साथ पढ़ाने से इसमें मज़ा नहीं आता, फिर एकदम वो गिचपिच हो जाता। ठीक है, तो जितने भी पार्ट बने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो लिए जो लिए, लेकिन कॉपी में भी उतारे होंगे। जब तक नोटबुक में नहीं उतारोगे बात बनेगी नहीं।
नोटबुक में साथ साथ उतारो, फिर लर्न करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, उनका आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। पहले आप लर्न करके रखो, ओके। जब तक रेगुलर पढ़ते रहना, ठीक है, ओके।